आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना। बीते कुछ महीनों से एक आईपीओ की खूब चर्चा है। अब आ रहा है, अब आ जाएगा, कई तरह की बातें। इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध भी शुरू हो गया, कुछ देरी इसने भी करा दी। आईपीओ है देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का, लेकिन अब क्लैरिटी आ गई है। एलआईसी का आईपीओ आने वाली 4 मई को खुलने वाला है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड जो तय किया है वो है 902 रुपये से लेकर 949 रुपये तक। ये देश में आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा और इसके जरिए सरकार जो है 3.5% की अपनी हिस्सेदारी एलआईसी में बेच देगी। 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कुल मिलाकर ये आईपीओ का लॉन्च बड़ी चीज तो है ही, तो इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि अगर इसमें इन्वेस्ट करने का मन हो तो करें क्या, तरीका क्या है, किसी के पास अगर एलआईसी की पॉलिसी है तो वो क्या करे, और कई तरह के सवाल हैं। तो इस बार इसी पर बात हो जाए। नमस्कार, आज तक रेडियो पर मनी मैनेजर है ये। मेरा नाम नितिन ठाकुर। मेरे साथ हैं टीना जैन कौशल। टीना पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और बिजनेस टुडे मैगजीन की सीनियर एडिटर हैं। टीना, फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू नितिन। और एलआईसी के इस मच अवेटेड आईपीओ और इससे जुड़े सवालों पर आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले इस हफ्ते की बिजनेस हेडलाइंस। पहली हेडलाइन है टीना की, दुनिया में सबसे पहले एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी बनाया था। अब इस कतार में अफ्रीका का एक और देश शामिल हो गया। जी नितिन, अब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी इसमें शामिल हो गया है और इसको लीगल टेंडर इसने डिक्लेयर कर दिया है, जो कि एक बड़ी खबर है, क्योंकि बिटकॉइन हम जानते हैं कि बहुत ही वॉलेटाइल करेंसी है और हमारी सरकार ने तो इसको कहीं मान्यता भी नहीं दी है और कहाँ उसको लीगल टेंडर की तरह। पर वो टैक्स जरूर वसूलेंगे इस पर। हाँ, टैक्स वसूलेंगे, कमाई होगी, यही देखना है कि। और जो आईएमएफ है, जो बॉडी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने भी काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो ऐसे में जब हम इतने नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज़ का, इस सिनेरियो में जब इसने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में उसे लीगल टेंडर करा है, तो एक बड़ी खबर है। और एक बात ये भी है कि ये बहुत पुअर कंट्री है और इसका जो मेन इनकम है, बट ये डायमंड्स और गोल्ड और यूरेनियम में बहुत रिच है। तो कहीं पुअर कंट्री होने के कारण भी ये कंट्रीज़ का झुकाव क्रिप्टो करेंसीज़ की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है। तो कैसा ये क्या आगे जाके डिसाइड करेगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है। और दूसरी हेडलाइन है टीना की, अडानी टोटल गैस ने पिछले 1 साल में निवेशकों को 120% का रिटर्न दिया है। और दिलचस्प क्या है कि इसी अवधि में निफ्टी 50 ने सिर्फ 15% का रिटर्न दिया। इस साल अप्रैल में अडानी टोटल गैस के शेयर लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए थे। उसके बाद निवेशकों ने इसमें मुनाफा वसूली की शुरुआत कर दी है। इस पर क्या कमेंट है? तो ये अदानी टोटल है, ये नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है और इनकी अभी अभी न्यूज़ आ रही है कि ये पीएनजी नेटवर्क अपना इंक्रीज़ कर रहे हैं और जो कमर्शियल पर्पस के लिए पीएनजी यूज़ होती है उसमें भी जा रहे हैं। तो वैसे ये अदानी टोटल एक स्टॉक है, बट हम टोटल अदानी स्टॉक्स देखें ना, तो नितिन कहीं ना कहीं सारे अदानी स्टॉक्स इस वक्त बढ़ रहे हैं। बट इस स्टॉक में इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि मार्च में इन्होंने एक और न्यूज़ अनाउंस की थी कि ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ओपन कर रहे हैं अहमदाबाद में। तो कहीं ये भी न्यूज़ है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पेस में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा मार्केट होने वाला है फ्यूचर में। तो इन नतीजों, इन न्यूज़ के कारण ये काफ़ी अभी चर्चा में रहा है शेयर। ओके। और एक बड़ा सौदा हुआ है। इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा है। उन्होंने करीब $54 प्रति शेयर के हिसाब से डील की है और इस डील के बाद ट्विटर पर इलॉन मस्क का 100% अधिकार हो जाएगा। मगर सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि वो टेस्ला के शेयर खूब बेच रहे हैं और जिस दिन ये डील हुई उस दिन से ही इन शेयरों में काफ़ी गिरावट भी है। तो बिजनेस वर्ल्ड के लिए कितनी बड़ी खबर है ये?
ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मैं एलोन मस्क जो हैं वो हमेशा एक फ्री स्पीच को उन्होंने एडवोकेट किया है और ट्विटर तो हम जानते हैं कि एक डिबेट का मीडियम है। तो इस केस में उन्होंने पूरा 100% स्टेक ले लिया है। तो कैसे वो उसको यूज़ करने वाले हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, बिकॉज अगर मैं एलोन मस्क की ही बात करूं तो वो भी चर्चा में रहते हैं राइट और रॉन्ग रीजंस के लिए। अगर मैं 2018 की बात करूं तो जो हमारी सेबी इक्विवेलेंट यूएस की SEC बॉडी है, उन्होंने भी उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो अपनी ट्वीट्स के द्वारा टेस्ला इन्वेस्टर्स को मिसलीड करते हैं। तो अब इतना बड़ा मीडियम, इतना बड़ा टूल एलोन मस्क के पास है तो वो कैसे यूज़ करते हैं। अब इन्होंने बोल चुके हैं कि मैं इसमें ट्विटर में एडिटिंग का एक फंक्शन लाना चाहता हूँ, मैं लॉन्ग ट्वीट प्रमोट करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने पूरी 100% हिस्सेदारी ले ली है कि क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स है वो कहीं इम्पैक्ट हुए। और जैसा कि आपने बोला, अभी $54.2 का उन्होंने प्राइस रखा है और अभी जो ट्विटर का स्टॉक लगभग $49 के आसपास है। तो हालांकि क्योंकि कंपनी 100% एलोन मस्क ने 100% स्टेक ले लिया है तो कंपनी डीलिस्ट होगी। तो उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा प्लेट पे छोड़ा है कि अगर डीलिस्ट होगी तो उनको भी कुछ मिले। तो ये थी बिजनेस हेडलाइंस ऑफ द वीक और अब अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो टीना, कुछ लिसनर्स शायद पहली बार सुन रहे हों, उनकी आसानी के लिए मैं जानना चाहूँगा, पहला सवाल यही कि IPO जो है वो होता क्या है? तो IPO को मैं सरल भाषा में ये कहूँगी, अगर मुझे एज एन इंडिविजुअल पैसे की ज़रूरत होती है तो मैं दोस्तों के पास जाती हूँ या फिर बैंक के पास जाती हूँ। अब इसी तरीके से कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, या तो वो प्रमोटर के पास जाएगी या फिर बैंक से लेगी या फिर वो पब्लिक के पास जाएगी। जब वो पब्लिक के पास जाती है तो वो अपने कंपनी का थोड़ा स्टेक बेच देती है। तो जब पब्लिक को वो स्टेक बेचती है उसको हम IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें हम और आप जो हैं उस कंपनी को पैसा दे सकते हैं, उसके बदले हिस्सा खरीद सकते हैं। ठीक है, अब बात है LIC के IPO की। तो बेसिकली यही होने जा रहा है कि LIC पैसा चाहती है और उसमें सरकार का जो हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा हम सब लोग अब खरीद सकते हैं, जो अब 3.5% हो गया। तो जितनी हाइप के साथ LIC के IPO का इंतज़ार हो रहा था, उसे देखते हुए इसकी जो प्राइस बैंड फिक्स किए गए हैं 902 से 949 पर शेयर, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, क्या है? मैं सीधे सीधे बोलूँगी कि फेयर वैल्यूड है। अच्छा, फेयर वैल्यूड इसीलिए है क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसमें हम एम्बेडेड वैल्यू देखते हैं। एम्बेडेड वैल्यू सीधी सीधी भाषा में ये है क्योंकि ये इंश्योरेंस बिजनेस है तो इसमें फ्यूचर प्रॉफिट का बहुत महत्व होता है। जैसे अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो आप हर 10 साल तक के लिए प्रीमियम दे सकते हो कंपनी को, तो आपने 10 साल के लिए कंपनी के साथ रिश्ता कायम कर लिया। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर फ्यूचर प्रॉफिट्स है वो ड्राइव करता है एम्बेडेड वैल्यू। तो इस केस में पहले ये सोचा जा रहा था कि 3 से 4 टाइम्स तक का एम्बेडेड वैल्यू से मार्केट कैप हो सकता है। तो इनिशियली ये सोचा गया था कि 3x to 4x एम्बेडेड वैल्यू मार्केट कैप हो सकता है। पर अभी जो आपने प्राइस बैंड बताया 902 और 949 का, उसमें आपका जो मार्केट कैप आ रहा है वो केवल 6 लाख करोड़ का आ रहा है। तो इसीलिए जो मल्टीपल है वो 1.1x का ही आ रहा है। तो कहाँ तो मैं सोच रही थी 3 से 4 तक का मल्टीपल हो सकता है, बट वो केवल सरकार ने कहा है 1.1x। जो एम्बेडेड वैल्यू है कंपनी की उसी प्राइस में ऑलमोस्ट आपको उसने शेयर दे दिया है, कोई प्रॉफिट इनबिल्ट नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही शेयर मिल रहा है जो कंपनी की वैल्यू है। तो मैं कहूँगी इस तरीके से ये फेयरली प्राइस्ड है। फेयर है। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं कंपनी के, साथ ही इसके IPO के भी फंडामेंटल्स के बारे में क्या राय है आपकी? क्योंकि जैसा कि हम सजेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर लेने से पहले उसके फंडामेंटल्स ज़रूर चेक करने चाहिए। देखा देखी बाज़ार में शोर है, खबरें बन रही हैं, ये देख कर नहीं लेना चाहिए। और अभी एक्सपीरियंस कुछ लोगों का तो है ऐसा कि पिछले दिनों कुछ कंपनियों के शेयर शोर मचने पर ख़रीद लिए और उसके बाद फिर उन्हें निराशा हाथ लगी। तो LIC के केस में ये है कि बहुत पुरानी कंपनी है, 65 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। 1956 में जब सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया था तो करीब 245 कंपनीज का मर्जर के बाद LIC का फॉर्मेशन हुआ था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, 65 ईयर्स की हिस्ट्री है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। तो इसीलिए LIC एक स्टैब्लिश कंपनी है। हम नितिन देखते हैं IPO कंपनी तब लाती है जब वो ग्रोथ स्टेज पे होती है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है। बट LIC के केस में ये है कि ये ऑलरेडी कंपनी है, इसको कुछ पैसा नहीं चाहिए, ऑलरेडी वो मैच्योर ग्रोइंग स्टेज से निकल के अभी ये मैच्योर स्टेज पे चली गई है।
तो LIC के केस में बहुत पुरानी कंपनी है, 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं इसके पास, एजेंट्स करीब 13 लाख हैं, जो कि टोटल अगर इंडस्ट्री की बात करूंगी तो 20 लाख होंगे, जिसमें से 13 लाख एजेंट तो LIC के लिए ही काम कर रहे हैं, 2 लाख करीब इसके एम्प्लॉयज़ हैं, और LIC पॉलिसी करीब 91% डिस्ट्रिक्ट कवर करती है इंडिया के, तो बहुत बहुत ह्यूज रीच है इनकी। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि LIC का जो एसेट्स है अंडर मैनेजमेंट है वो करीब है 39 लाख करोड़, और इसको मैं अगर कंपेयर करूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है 38 लाख करोड़। तो आप देखो कि LIC का साइज़ इतना बड़ा है कि एक कंपनी पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ज़्यादा ही है। तो अगर फंडामेंटल्स की बात करूँ तो LIC थोड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे तो है। मतलब इससे अच्छे फंडामेंटल्स तो कभी नहीं थे। अच्छा, ठीक है, सरकार को तो इस IPO में अपनी हिस्सेदारी बेचने से बढ़िया रकम मिलेगी, लेकिन इस हिस्सेदारी को बेचने के मायने LIC के लिए क्या हैं कंपनी के तौर पर? LIC को नितिन पैसा LIC के पास नहीं जाएगा, पैसा सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि ये डिसइन्वेस्टमेंट के तहत हो रहा है। फिनेंस मिनिस्ट्री ने बजट में अनाउंस कर दिया था कि हम इसकी LIC को लिस्ट करेंगे, तो कहीं एक ये प्रोजेक्ट था, काफ़ी पेंडिंग था, फिस्कल डेफिसिट जो कंट्री का बढ़ रहा है वहाँ पे ये गैप फिल करेगा। तो एज अ कंपनी क्योंकि ये ऑलरेडी मैच्योर्ड हो गई है, तो कहीं LIC को इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा है, कैश फ्लश कंपनी है, कोई उसके पास दिक्कत नहीं है। मोर एज एन इन्वेस्टर हमें एक मौका मिल रहा है कि हम कंपनी में पार्टिसिपेट कर पाए। मोर देन कंपनी ये शेयर होल्डर्स के लिए है और इन्वेस्टर्स के लिए है। ओके, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स के लिए क्या है? 30 करोड़ लोगों ने पॉलिसी ली है, तो इस IPO से उन्हें खुश होना चाहिए या कोई चिंताएं भी हैं उनके लिए? तो इस IPO में एक बड़ी स्पेशल बात है, ये लाइफ इंश्योरेंस के IPOs पहले भी बहुत आए हैं, HDFC लाइफ लिस्टेड हुई है, SBI लाइफ लिस्टेड हुई है, बट इस IPO में LIC ने अपने पॉलिसी होल्डर्स को 60% डिस्काउंट दिया है। तो जो भी 949 का जो अपर लिमिट है उससे 60 रुपये सस्ता ही मिलने वाला है अगर आप पॉलिसी होल्डर्स हो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और ये उन्हीं पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा जिनके पास पॉलिसी अप्रैल 13 या उससे पहले थी। अप्रैल 13 की डेट इसीलिए है क्योंकि उस दिन LIC DRHP लाई थी, उसने अपना DRHP फाइल किया था सेबी को। तो अगर अप्रैल 13 से पहले पॉलिसी लिए तो 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, सबसे पहले ये है। और एज अ पॉलिसी होल्डर यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। और LIC की पॉलिसी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो फिर अलग है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन कोई चिंता भी होनी चाहिए क्या पॉलिसी होल्डर्स को, या फिर खुशी होना चाहिए भाई 60 रुपये सस्ता शेयर मिलेगा? मैं बोलूँगी कि काफ़ी फेयर प्राइस ऑलरेडी है, उस पर 60 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो अच्छी ही बात है। और एक बात इम्पॉर्टेंट और है कि एक पर्सन 3 एप्लीकेशन दे सकता है। अगर मैं पॉलिसी होल्डर हूँ तो मैं 60 रुपये डिस्काउंट पे एक एप्लीकेशन लगा सकती हूँ। अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ तो मैं जो मार्केट प्राइस दिया है 949 का उस पर लगा सकती हूँ। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो फिर मुझे और 45 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो एक आदमी 3 एप्लीकेशन लगा सकता है, आई थिंक जो पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये इसलिए LIC का IPO जो है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर में और भी प्लेयर्स हैं, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, SBI लाइफ। तो LIC का IPO आ जाने के बाद मार्केट में इन प्लेयर्स से कैसी टक्कर देखने को मिलेगी अब? तो ये जो बाकी प्लेयर्स हैं ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये हैं एग्रेसिव प्लेयर्स। और LIC इतना एग्रेसिव मैं नहीं कहूँगी मार्केट में, क्योंकि LIC का अगर मैं ग्रोथ रेट देखूँ तो करीब 9% होगा और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं करीब 18% है। तो ग्रोथ में प्राइवेट प्लेयर्स मच अहेड हैं, बट LIC का मार्केट साइज़ बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक LIC की स्ट्रॉन्ग फुटिंग है। और जैसे कि मैं आपको मल्टीपल की बात कर रही थी, प्राइस टू मार्केट कैप के मल्टीपल की, तो यहीं जो ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका 3 to 4x है जो उनका एम्बेडेड वैल्यू है। जो मार्केट कैप है वो 3 या 4 टाइम्स है उनकी एम्बेडेड वैल्यू से, और यहीं LIC की केवल 1.1 है। तो प्राइसिंग की बात ग्रोथ पे भी डिपेंड करेगी। एज ऑफ नाउ LIC की प्राइसिंग बहुत फेयर है, आगे जाके कितना सपोर्ट करते हैं, कितना ग्रोथ देते हैं, ये देखने वाली बात है। अभी तक LIC इतना एग्रेसिव नहीं है मार्केट पे जितना प्राइवेट प्लेयर्स। हाँ, ये तो है। अच्छा, IPO
से उम्मीद ये थी कि अब ये शेयर मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी LIC, लेकिन अब कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई जो रिलायंस है, TCS है, HDFC है, ये भी बहुत पीछे नहीं रहेंगे, मतलब उन्हें LIC पीछे छोड़ नहीं पाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब पहला अनुमान था, जब DRHP आई थी 13 तारीख को, तो हमने सोचा था कि मल्टीपल अच्छा मिलेगा, जो एम्बेडेड वैल्यू इसकी 3 to 4 टाइम्स देगी। तो एक मैं आंकड़े के लिए बता देती हूँ, अगर 4 टाइम्स होती तो हम सोचे थे 21 लाख करोड़ मार्केट कैप होता। अगर 4.5 होती तो हम सोचे थे 24 लाख करोड़ मार्केट कैप होता, बट गवर्नमेंट ने लगाया केवल 1.1x, तो अभी मार्केट कैप केवल 6 लाख करोड़ है। तो अगर बहुत कम हो हाँ, गया। अगर 4 या 4.5 होता ना तो शायद रिलायंस को पीछे छोड़ देती, क्योंकि रिलायंस केवल 18 लाख करोड़ कंपनी मार्केट कैप है। तो क्योंकि बहुत ही कम प्राइसिंग करी है, इसलिए केवल 6 लाख करोड़ का ही मार्केट कैप बन रहा है अभी। इस IPO के आने के बाद क्या आप LIC के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स भी देखती हैं? जी, LIC के रिस्क फैक्टर्स भी हैं। सबसे पहला मैं बोलूँगी, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होती है उसमें 2 प्रकार के प्रीमियम होते हैं, सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम जो आप केवल एक बार देते हो, रेगुलर प्रीमियम जो आप हर साल अपनी पॉलिसी में देते हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो आप लेते हो। तो LIC का जो पोर्टफोलियो है उसमें 80% आपकी सिंगल प्रीमियम ही है। तो सिंगल प्रीमियम होना इतना ज़्यादा उसके लिए नेगेटिव है, क्योंकि रेगुलर में आपका एक रेगुलर कस्टमर बन गया, मुझे पता है कि ये मुझे 10 साल तक इनकम देगा। और यहीं प्राइवेट प्लेयर्स में जो रेगुलर प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सिंगल प्रीमियम। तो ये एक LIC का डिसएडवांटेज है, अगर मैं शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ। दूसरा डिसएडवांटेज है कि इनके पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ बहुत हाई हैं। अगर मैं पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ बोलूँ तो इंश्योरेंस में 2 तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन पार्टिसिपेटिंग अच्छा है, क्योंकि इसमें टर्म प्लान होते हैं और गारंटीड प्लान्स होते हैं, और जिनकी मार्जिन ज़्यादा होती है और वो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं। इन केस ऑफ LIC ये पार्टिसिपेटिंग प्लान बहुत ज़्यादा है, जो कि नेगेटिव है, और करीब वो 90% ऑफ टोटल प्रोडक्ट मिक्स के हैं। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बात करी है कि जैसे हम कोई कंपनी होती है इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, बट इंश्योरेंस में हम देखते हैं वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जो फ्यूचर प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करता है। तो अगर मैं वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस LIC की देखूं तो केवल 9% है, और वहीं मैं प्राइवेट प्लेयर्स की देखूं जैसे HDFC है, SBI लाइफ है और ICICI प्रूडेंशियल है, तो ये करीब 21 से 25% तक है। तो प्रॉफिट मार्जिन या फिर VNB मार्जिन में अगर बोलूँ तो काफ़ी हाई है प्राइवेट प्लेयर्स की कंपेयर टू LIC। और लूजिंग मार्केट शेयर तो एक है ही है, काफ़ी एग्रेसिव प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तो LIC का जो मार्केट शेयर है वो कॉन्स्टेंटली डिप हो रहा है, एक ये भी चिंता का विषय है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं और ये कुछ चिंताएं हैं जो टीना ने बताई, और इस पर तो हमें सोचना ही चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मेरे मन में तो जो सवाल थे काफ़ी मैंने पूछे। अब आखिर में कुछ आप यदि ऐड करना चाहें तो प्लीज़, और फिर बढ़ते हैं क्लोजिंग बेल की तरफ। तो LIC की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है फ्राइडे में, तो वहाँ पे LIC चेयरमैन ने बोला है कि काफ़ी लोग जो एजेंट्स हैं LIC के वो मदद करेंगे डीमैट अकाउंट खोलने में। तो अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो LIC में कर सकते हैं, क्योंकि फेयर प्राइसिंग है। बट ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये शायद लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कहीं हैम्पर करें, कहीं ये डिक्लाइन करे उसके ग्रोथ को, तो ये भी कंसीडर करिएगा कि आपको क्या आउटलुक रखना है। वक्त है क्लोजिंग बेल का। तो बताइए टीना, इस हफ्ते क्या बड़ा होने वाला है? सबसे बड़ा तो LIC का IPO आ रहा है, मई 4 को आपको ओपन हो जाएगा और मई 17 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ी खबर है, जो कि बहुत ज़्यादा IPO साइज इतना बड़ा है, 21,000 करोड़ का। कभी इससे पहले जो आया था वो पेटीएम का था, जो 18,000 करोड़ का था। तो सीधे सीधे इस पर नज़र बना के रखिए। दूसरा है कि रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है, ऑटो के रिज़ल्ट आएंगे अभी, जैसे हीरो मोटरकॉर्प का आने वाला है, सिएट का आने वाला है। तो जैसे कि हमने देखा था कि और ये जो रॉ मटेरियल प्राइस है, पेट्रोल प्राइस है, वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो मार्जिन ऑटो कंपनीज़ की प्रेशर में है। तो जो कंपनीज़ जिसने इसको पास ऑन कर दिया था कस्टमर्स को, उनकी तो मार्जिन इंटैक्ट रहेंगी, बट जिन्होंने नहीं पास ऑन किया उनकी डेफिनेटली कम होने वाली है। तो एक ऑटो सेक्टर पे भी आप नज़र रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टीना। थैंक यू नितिन।
तो टीना बता रही थी कि जो आईपीओ आने वाला है, जिसकी इतने दिनों से सब इंतज़ार कर रहे थे, वो फाइनली आ गया है और अब ये एक अच्छा मौका है जब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके पहले भी हाल फिलहाल लगातार आईपीओ का मौसम चल रहा था, बड़े बड़े आईपीओ आए, लेकिन ख़ास बात यह है कि फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं एलआईसी के, और एक बड़ी कंपनी, इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। लेकिन कुछ एक पहलू हैं जिस पर ध्यान टीना ने दिलाया, वो ज़रूर देखिएगा इससे पहले कि आप इन्वेस्ट करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया टीना आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने सुना। और मनी मैनेजर हर शनिवार आता है, और आप यदि चाहें कि किसी खास टॉपिक पर हम बात करें तो radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। कोई अपने से जुड़ा सवाल हो तो वो भी बताइए 9953323303 पर मैसेज करके, या फिर आप अपनी आवाज़ भी भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके बता सकते हैं अपना सवाल। तो अगले शनिवार जब हम फिर हाजिर होंगे तो शामिल करेंगे आपका सवाल। नितिन ठाकुर को इजाज़त दीजिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।